जोशी साहब, मैं जरा आपसे एक चीज पूछ लूं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस समय बंगाल का इलेक्शन और अगले साल उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। ये जो यहाँ पे जो भी हो रहा है उसका एक पक्ष ये है, उस पर आप अपनी टिप्पणी दीजिएगा कि ये कोई ये प्रस्ताव पास तो नहीं हो सकता है, लेकिन दबाव बिल्कुल ओम बिरला के ऊपर इतना बन गया है कि वो आना तो छोड़ ही दिए हैं। क्योंकि क्या मुंह दिखाएं, अगर आप किसी से तय कर लिए थे कि ऐसे ऐसे होगा और उसके बाद नहीं आ रहे हैं, तो ये साफ है कि उनको सांसदों को फेस करने में दिक्कत हो रही है। एक एक जो खबर और चल रही है वो ये चल रही है कि राहुल एक बैकरूम वो आ रहा है प्रपोजल, और इस तरह की बात चर्चा भी हो रही है कि साहब राहुल गांधी को अगर आप पूरी तरह से बोलने देंगे, अपना पूरा समय लेके अपनी सारी बातें कहने देंगे, तो शायद विपक्ष अपना ये जो प्रस्ताव है उसको वापस भी ले सकता है। लेकिन जो मेरी अपनी समझ है हरशंकर भाई, मैं उसी पे पूछ लूं, बीजेपी कहीं पे भी ये कहती हुई नहीं दिखाई देने सकती है कि चाहे कुछ हो जाए वो अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। दो उदाहरण दे दूं और फिर आप उस पर कहिएगा। एक, नोटबंदी हुई थी, चाहे देश तबाह हो जाए, इन्होंने कहा था कि चौराहे पे मिलेंगे, क्या क्या कर देना मेरे साथ, नहीं वापस किया। और दूसरा, किसान आंदोलन, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, नहीं वापस किया। वो तो उत्तर प्रदेश का भला हो कि उसका इलेक्शन आ गया, तब इनको वोट दिखने लगे, तब वापस किए। मैं आपसे इसी बात पे कि ये इंडिया गठबंधन का जो मामला है, ये आपको क्या लगता है कि इससे और मतलब गठजोड़ बढ़ेगा, कि ये पॉइंट ऑफ वो होगा जिसमें कुछ लोग साथ छोड़ के जाएंगे, कुछ वो होंगे, लेकिन ये क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन किसके साथ कहां कैसे खड़ा हुआ है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का वो कहें कुछ भी कि हम टेक्निकली ये चाहते थे, हम टेक्निकली वो चाहते थे, लेकिन जरा साथ अगर खड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप टेक्निकली अगर ऐसा चाहते थे तो एक आदमी तृणमूल कांग्रेस का दस्तखत कर देता, उसमें ये मान लिया जाता कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग दस्तखत कर दिए हैं। 118 लोग अगर दस्तखत किए हैं, 235 का अगर विपक्ष है, तो 117 लोगों ने दस्तखत नहीं भी किए हैं। मैं एक ओवरऑल आपसे हरिशंकर जी ये समझना चाह रहा हूं कि ओम बिरला के लिए कितना मुश्किल और विपक्ष के लिए भी कितना मुश्किल। जोशी साहब जी, आपने इतनी सारी गेंदें एक साथ फेंक दी कि मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूं कि बल्ला कौन सी वाली गेंद में अड़ाऊं और कहां पर मैं आउट हो जाऊंगा और कहां पर बाउंड्री बाहर। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है, जो कैच पकड़ने वाले विद्वान साथी बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम कर लूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम कर लेता हूं, फिर मेरे मित्र आलोक भदौरिया जी बैठे हुए हैं, मैं अगर गलती नहीं कर रहा हूं, मेरा चश्मा सही है, तो उनको साष्टांग प्रणाम कर लेता हूं। मेरे भाई विवेक देश पांडे जी हैं, उनको बारंबार नमस्कार करता हूं। और प्रोफेसर अरुण साहब को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। तो ये तो सब मैं, अब आप मेरा कोई कैच मत पकड़िएगा, मेरी गेंद को ढीली छोड़ दीजिएगा और बाउंड्री पर जाने दीजिएगा। अरुण साहब फाइलें निकाल रहे हैं, फाइलों में कैद मत कीजिएगा, मेरी गेंद को चलने दीजिएगा अरुण साहब। देखिए, स्पीकर साहब को तो नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। पता नहीं ट्रंप की तरह अभी तक उन्होंने क्यों नहीं ये इच्छा जाहिर की, कर देनी चाहिए थी। हकदार हैं वो इसके, नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं, और नहीं है तो एक पुरस्कार चालू कर देना चाहिए मोदी जी को। उन्होंने विपक्ष को इतना शांत कर दिया है कि उनके माइक बंद हो जाते हैं, बोलने से मना कर देते हैं, चुप करा देते हैं। इतनी शांति करा दी है, तो इतनी शांति कराने वाले व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार का हक बनता है या नहीं बनता है? तो पहले तो मुझे तो लगता है कि भाई ये सब जो हो रहा है वो सब गड़बड़ झाला है। आलोचना नहीं, उन्हें एक ले जाकर उनको सम्मानित करें, माला वाला पूरा विपक्ष ले जाए, पहनाए, बोले बिरला जी ये नोबेल शांति पुरस्कार हमारी तरफ से है। और अब संवैधानिक बात करें तो अनुच्छेद 94C सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सत्ता की निरंकुशता के खिलाफ जनता का आखिरी हथियार है, और जनता के इस आखिरी हथियार की ताकत सांसदों के पास है। और जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसके मुताबिक ये हथियार अपनी मयान से तलवार निकाली जा चुकी है, वो हथियार रखा जा चुका है। अब वो हथियार कितना कारगर होगा, कितना कारगर नहीं होगा, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर सोचता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पास होगा, ये तो
मुगालता मैं नहीं पालता और किसी को भी नहीं पालना चाहिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसमें अगर कोई धृतराष्ट्र है तो वो संजय से पूछ ले अपने, वो बता देगा कि ये पास नहीं होगा। पर उसके साथ आनंद जी, दो तीन चीजें हैं कि विपक्ष को सही बात जनता तक पहुंचाने का एक स्वर्णिम अवसर मिलेगा। जो बातें अभी संसद से बोलकर रोकी जा रही थी, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए या सुपर चापलूसी पुरस्कार के लिए जो रोकी जा रही थी, वो बातें अब रुकेंगी नहीं, वो सामने आएंगी। और बहुत सारी बातें जो है विपक्ष अपनी जनता तक सीधे पहुंचा सकेगा, ये एक बड़ी बात है। तो ये जो अभिव्यक्ति है उसके साथ उन्हें टाइम देना पड़ेगा, नियत टाइम देना पड़ेगा, संख्या के हिसाब से टाइम देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और विपक्ष अपना पूरे ताकत से हमला करेगा। जाहिर है बीजेपी के नेता भी भड़ास निकालेंगे, वो एक बार फिर से नेहरू और गांधी और फिरोज गांधी से लेकर और कहीं घूम सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। वो बलराज मधोक का तो कुछ लेकर आएंगे नहीं कि बलराज मधोक ने अपनी किताब में क्या लिखा है, तो इस तरह से ये चलेगा। लेकिन मैं इसे मानता हूं कि ये संसदीय मर्यादा की शव यात्रा है जो इन दिनों हमने देखी है। आप किसी भी पार्टी का पक्ष रखने ना रखने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको अगर इजाजत दें तो एक शख्सियत है जिसकी जीवनी थोड़ी सी सुना देता हूं। पर अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत के बगैर मैं नहीं सुनाऊंगा। जरूर जरूर जरूर। जी जी जी, तो मेहरबानी सर आपकी। देखिए, इस शख्सियत का नाम है संसदीय मर्यादा। 1952 में इसका जन्म हुआ था। बड़े लाड़ प्यार से नेहरू, मावलंकर और वाजपेयी जैसे लोगों ने इसे पाला पोसा। लेकिन 10 फरवरी 2026 की दोपहर 1:14 पर इस शख्सियत ने लोकसभा के गलियारों में दम तोड़ दिया। तो दम तोड़ दिया, लेकिन शव यात्रा अभी तक नहीं निकली है। जब 120 सांसद मिलकर ये कहें हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये किसी व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास नहीं है, ये उस व्यवस्था की जीवनी का अंतिम अध्याय है। हम बिरला जी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं साहब, बहुत सारी जगह है कि बिरला जी इस्तीफा देकर चले जाएंगे। बहुत लोग कह रहे हैं अरे साहब, इस्तीफा तो वो देगा जिसे अपनी साख की चिंता होगी। यहां तो साख की जगह संख्या ने ले ली है। आप कह सकते हैं कि नियम क्या कहते हैं, मैं पूछूंगा कि नीयत क्या कहती है। जब एम्पायर ही थर्ड एम्पायर की तरफ देखने से मना कर दे और सिर झुका ले जमीन की तरफ, तो समझ लीजिए कि खेल अब लोकतंत्र नहीं, सिर्फ एक हेड काउंट का रह गया है, सिरों की गिनती का रह गया है। और वो फैज का शेर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि यहाँ जो सिर है वो गिने नहीं तौले जाते हैं। जमहूरियत एक तर्ज, मैं सुना देता हूं। जमहूरियत एक तर्ज, ये इकबाल का शेर है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते। बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते। शुक्रिया सर, प्रोफेसर साहब। देखिए, एक यही अंतर है एक प्रोफेसर में और एक मेरे जैसे खंडूस टाइप के लंपट पत्रकार में। तो अरे आप गजब ढा रहे हैं जनाब, आप कैसी बात कर रहे हैं। आपके व्यंग जो है वो हरिशंकर परसाई को मात कर रहे हैं, मैं क्या कहूँ। अरे नहीं सर, नहीं, मैं तो अनुज हूँ। आनंद जी कभी कभी कृपा कर देते हैं और सेंसर लगाए रहते हैं कि भाई बुरा मत। नहीं, अब आपको सुन के आनंद आ रहा। बोलिए। तो देखिए सर, इतिहास गवाह है, आज तक इतिहास गवाही दर्ज करता है, और ये भी गवाही दर्ज होगी, इतिहास बनेगा। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो इतिहास बनेगा। इतिहास बस गवाही दर्ज करता है। राहुल गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि ये विपक्ष की फूट है। टीएमसी ने भी दस्तखत नहीं किए हैं, इसको भी मान सकते हैं कि साहब वो बीजेपी के साथ मिली हुई है। तो आप कुछ भी कहिए, कहने से किसी को नहीं रोका जा सकता।
लेकिन मैं इसे मर्यादा का आखिरी सिरा कहता हूं। टीएमसी इंतजार कर रही है, कांग्रेस बार कर रही है, लेकिन सच ये है कि देश देख रहा है। क्या बिरला जी को इस्तीफा देना चाहिए? अगर हम 1925 के विट्ठल भाई पटेल के दौर में होते तो शायद ये सवाल ही नहीं उठता, लेकिन आज हम उस दौर में हैं जहां कुर्सी पर बैठना सेवा नहीं कब्जा माना जाता है। नंबर है उनके पास, प्रस्ताव गिरा देंगे, लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव का क्या करेंगे जो देश के करोड़ों लोगों के मन में इस कुर्सी के प्रति पैदा हो गया है। मैं तो यही कहूंगा कि कुर्सी जीत गई, कुर्सी बच जाएगी, लोकतंत्र हार जाएगा। और कुर्सी बच गई है, मान लीजिए बच गई है, बची गई है, बच जाएगी कह सकते हैं टेक्निकली, लेकिन लोकतंत्र हार जाएगा। बस इतना ही फिलहाल, फिर आप बुलाएंगे तो फिर जलेबी खाने आ जाऊंगा। जी जी हरिशंकर जी, बस एक चीज पूछ लूं, व्यक्तिगत है सवाल, ये आपका हरिशंकर नाम जो रखा आपने, हरिशंकर परसाई जी के वजह से रखा गया कि ऐसे ही आपका लगा लोगों को हरिशंकर जी? नहीं नहीं, वो चाहते थे कि मतलब हरि प्रभु बोले शंकर। हाँ, तो मुझे तो वही लग रहा है, मुझे तो वही लग रहा है ना। तो उन्होंने रख दिया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत दिनों तक अपना नाम, मेरा नाम शंकर कोई जानता ही नहीं था। ये यूट्यूब पर आने के बाद मैंने शंकर बीच में लगाना शुरू किया। मार्कशीट वगैरह में है, किताबी उसमें है, वरना मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, आलोक भदौरिया, सालों साल हम एक साथ रहे हैं। हरि जोशी, पूरा अमर उजाला हरि जोशी जानता था। मैंने जिस भी संस्थान में काम किया, देशी विदेशी, वह सब लोग हरि जोशी बोलते थे। फिर मैंने हरि जोशी के नाम से एक व्यंग लिखा तो पता चला हरि जोशी, वो फिर मुझे ध्यान आया, अरे हरि जोशी तो पितामह हैं व्यंग के। तो मैंने कहा हटाओ शंकर लगा दो। तब वो मैंने कहा चलो आधा हरि और आधा परसाई और बीच में मैं। तो हाँ, तो मैं बीच में अच्छा साहब जाटलैंड में रहता हूं तो बीच में लठ गाड़ के बैठा हुआ हूं। नहीं, तो मेरा ही टंगा हुआ है, हरि मेरे इस तरफ है